नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। जेडीयू के विधायक अनंत सिंह के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए सड़क पर उनके प्रति अपार श्रद्धा का परिचय दिया। कहीं सड़क जाम तो कहीं शोर शराबा। इस घोर कलयुगी राजनीति में कोई तो नेता है चलिए जिसके साथ समर्थक दिल से खड़े हैं। अनंत सिंह के समर्थकों ने पप्पू यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए, बस यही बात थोड़ी हजम नहीं हुई। सच्चे भक्त टाइप के समर्थक भी राजनीतिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, ये पहली बार पता चला। पप्पू यादव न राज्य सरकार में है न केंद्र सरकार में शामिल है, फिर वो कैसे अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेवार हो सकते हैं, ये समझ नहीं आया। इसलिए रेल रोकने वाले वीरों और सड़क जाम करने वाले युग पुरुषों से अपील है कि आप कृपया जनता दरबार में जाएं और नीतीश कुमार जी को बताएं कि आप भी इसी राज्य की जनता है, इसलिए आपके लिए भी कोई अलग से दरबार हो और उनको भी पता चले कि जिनके समर्थन से अनंत सिंह जी विधायक बनते हैं उसमें से एक प्रजाति आप जैसे लोगों की भी है। बीजेपी कह रही है कि अनंत सिंह का समर्थन सुशासन की हकीकत बताता है। बिल्कुल सही कहा बीजेपी ने। पर सुशील मोदी साहब इस बात का जवाब देंगे कि बीजेपी के साथ रहते हुए जब अनंत सिंह का समर्थन नीतीश कुमार को प्राप्त था तो उसका विरोध क्यों नहीं हुआ। सुशील मोदी जी ने जरूर प्रयास किए होंगे अपनी तरफ से, तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कोई चिट्ठी या सबूत जरूर देंगे। कम से कम 10 साल तक अनंत सिंह के समर्थन वाली सरकार का समर्थन उन्हें प्राप्त रहा, तो 10 साल में 10 लाइन की चिट्ठी तो सरकार को जरूरी सुशील मोदी साहब ने लिखी होगी कि अनंत सिंह को बाहर करिए, या फिर उस रहस्य से पर्दा उठाएं कि एनडीए के समय अनंत सिंह का होना सिर्फ जेडीयू के समय होने से अलग कैसे है। बिहार सरकार में मंत्री है लाल सिंह साहब, उन्होंने कहा कि अनंत सिंह मामले में कानून अपना काम कर रहा है। बहुत सही कहा मंत्री जी आपने। उम्मीद करते हैं कि ऐसे मामले में जो बयान वैराग्य ललन सिंह जी आपने दिखाया है वो दूसरे दल के नेता की गिरफ्तारी पर भी आप दिखाएंगे, फिर उस समय नहीं कहिएगा कि देश तोड़ने वाली पार्टी है। दरअसल हर जगह मामला सहूलियत का है। राजनाथ सिंह जी का बयान सुन रहा था, सुषमा स्वराज मामले में उन्होंने कहा कि कोई भी इस्तीफा नहीं देगा, ये एनडीए है, यूपीए नहीं है। गृह मंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने संशय के बादल को खुद ही हटा दिया, वरना हम जैसे लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनकी सरकार में गलत करने पर शायद इस्तीफा देना होगा। वैसे अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होने लगे तो पत्रकारों के पास भी कोई काम नहीं बचेगा। इसलिए ध्वस्त व्यवस्था बनाए रखने वालों का बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हुए आज के डीएनए की शुरुआत करेंगे। आज डीएनए की शुरुआत कर रहे हैं बिहार की राजनीति से, आगे झारखंड की भी बात करेंगे, पर पहले मामला प्रचार प्रसार पर। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जेडीयू ने पर्चा पर चर्चा की शुरुआत कर दी। ये बीजेपी की चाय पर चर्चा की तरह ही है। बैनर पोस्टर को लेकर भी लड़ाई की स्थिति पूरे राज्य में है। बीजेपी और जेडीयू के बीच रेस जैसे हालात हैं। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी इन सारे हथकंडों से दूर है। लालू जी ने कुछ ऐसा कहा है जो नीतीश जी को शायद पसंद ना आए। एक रिपोर्ट दिखाएंगे पहले। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 4 से 5 महीने का समय है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच अभी से ही प्रचार वॉर छिड़ गया है। राजधानी पटना में दोनों पार्टियों के बैनर और पोस्टर देखे जा सकते हैं। जेडीयू इन दिनों पर्चे पर चर्चा में लगा हुआ है। प्रचार का ये तरीका लालू को नहीं भा रहा। उनका कहना है कि हाईटेक के बदले पुराने पारंपरिक तरीकों से अपना प्रचार करेंगे। कम से लोगों से भेंट होगा, लोगों से भेंट नहीं होगा। भागता है तुम लोग छोड़ कर ले जाता है, तू बेचारा ताकत आ जाता है। कम से चलो, गाड़ी में भागोगे तो कोई पूछेगा तुम लोगों को। ये सारा हम बात बता रहे हैं। एक बड़े लोगों का पार्टी है भाजपा, पूरा नोट लेके आकर वो यहाँ पार्टी खड़ा करवाए हुए है बिहार में। आप सब उससे सावधान रहो, कोशिश करो, सब जानता है सब बात। प्रचार को लेकर लालू की इस टिप्पणी ने जेडीयू को असहज कर दिया है। वहीं बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। लालू जी के कहने का अर्थ बहुत स्पष्ट है। वो हम लोगों के लिए सलाह से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जो संसाधनों का दुरुपयोग करती रही है चुनाव में, और जिस तरीके से हम ये कहेंगे कि कॉरपोरेट घरानों को उसमें शामिल किया गया, उनके हितों की रक्षा के लिए बड़े पैसे की उगाही की गई, और उसके बाद सत्ता में आने के बाद जो पे बैक करने के लिए जो तरीके अख्तियार किए गए, उन पर कहीं ना कहीं उनका ये आरोप है। तो नीतीश जी को सुझाव देना भाई। अब इसका माना कि लालू जी की बात नीतीश जी नहीं मानना है क्या? कहीं लालू जी नीतीश जी को नेता पद से हटाने वाले हैं क्या? ये सब जवाब तो लालू जी को नीतीश जी को देना है, मुझे क्या देना है इसमें। 2014 के लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार बीजेपी के प्रचार तंत्र के बड़े विरोधी थे, लेकिन अब वो भी उसी राह पर चल पड़े हैं। ऐसे में लालू यादव की टिप्पणी को कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना मानना गलत नहीं होगा।
साकेत कुमार, जी मीडिया पटना। समय के साथ चुनाव की प्लानिंग से लेकर प्रचार तक सब कुछ हाईटेक होता जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में प्लानिंग और हाईटेक प्रचार का बीजेपी ने खूब इस्तेमाल किया, जिसका रिजल्ट भी उसे दिखा। उस समय बीजेपी के प्रचार अभियान पर सवाल खड़े करने वाले नीतीश कुमार अब उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। फिलहाल जेडीयू प्रचार के जिन नुस्खों को आजमा रही है, उनमें से ज्यादातर बीजेपी की नकल है। जेडीयू के प्रचार अभियान को मोदी के लिए काम कर चुके प्रशांत किशोर ने डिजाइन किया है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे कॉमिक्स बनाम कॉमिक्स। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बाल नरेंद्र कॉमिक्स आई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब के बचपन की बहादुरी, मेहनत और ईमानदारी दिखाई गई थी। अब यह हो रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश जी के जीवन पर आधारित कॉमिक सीरीज आ गई। अब इस सीरीज की पहली कॉमिक्स है मुन्ना से नीतीश तक, जिसमें बताया गया है कि अपनी माता से मुन्ना या माता के मुन्ना नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे बन गए। अगली बात है चाय पर चर्चा बनाम पर्चे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा हिट हुई थी। वो खुद को कई बार चाय वाले के रूप में पेश भी करते रहे। अब नीतीश कुमार भी पर्चा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर आए। इस आयोजन में चौपाल पर पार्टी कार्यकर्ताओं के हाथ में एक पर्चा होगा, जिस पर नीतीश सरकार की उपलब्धियां लिखी होंगी। इस कार्यक्रम के तहत पार्टी ने 24 जून से 30 जून तक राज्य के 35,000 से ज्यादा गांवों में संपर्क साधने की योजना बनाई। यानी योजनाबद्ध तरीके से लोगों से संपर्क करने का प्रयास। अब बात आ जाए नारों की कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अब की बार मोदी सरकार की तर्ज पर कई नारे दिए। बिहार में चुनाव से पहले फिर एक बार नीतीश कुमार के नारे गूंज रहे हैं। यही नहीं, धीमी न पड़े विकास की रफ्तार, एक बार फिर नीतीश कुमार, या बहुत हुआ जुमलों का वार, एक बार फिर नीतीश कुमार। तमाम नारे चल रहे हैं। सोशल साइट्स पर भी, पटना में भी पोस्टर्स पर दिख रहे हैं। एक और अहम मसला है मिस्ड कॉल वाला। मिस्ड कॉल देकर मेंबर बनने की कोशिश। अब मिस्ड कॉल देकर पार्टी से जुड़ने का आइडिया ये आम आदमी पार्टी लेकर आई थी, लेकिन बीजेपी ने फोन से सदस्य बनाने की मुहिम शुरू की, और जिसके बाद बीजेपी ने दावा किया कि वो दुनिया में सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी बन गई। अब ये हो रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी भी मिस्ड कॉल के माध्यम से लोगों से जुड़ रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच प्रचार वॉर है, लेकिन आरजेडी को हाईटेक प्रचार का ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा है। लालू जी कह रहे हैं कि पारंपरिक तरीकों से प्रचार करेंगे। ठीक है, बड़े भाई पुराने तरीके से जा रहे हैं, छोटे भाई नए तरीके से मैदान में आ रहे हैं। कुल मिलाकर परिवार प्रचार के लिए तैयार है। अब देखना है कि बीजेपी नए और पुराने के काट के लिए क्या करती है, और सबसे अहम बात यह है कि क्या प्रचार के माध्यम से ही जनता पार्टी से जुड़ पाती है, इस पर भी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब झारखंड की। झारखंड में राज्यसभा की एकमात्र सीट पर 2 जुलाई को मतदान होगा। आंकड़ों के अंकगणित के हिसाब से बीजेपी कैंडिडेट का पलड़ा भारी है, लेकिन इसके बाद भी देखिए विपक्ष अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराकर राज्य की जनता को एक पॉलिटिकल मैसेज, एक राजनीतिक मैसेज देने में लगा हुआ है। देखिए, झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। सत्ताधारी दल के पास जीत का आंकड़ा है, लेकिन जेएमएम स्थानीय उम्मीदवार को उतारकर विपक्ष को गोलबंद करने में जुटा है। ये आप कैसे कह रहे हैं कि आंकड़े नहीं है? आप मैदान में आए हैं तो आगे देखिए। चुनाव है, चुनाव में ऐसा नहीं है कोई मुखिया है तो विधायक को वोट नहीं दे सकता है। तो इस वजह से ये सब बेतुकी बातें हैं। विपक्ष की ताकत का एहसास कराने के लिए जेएमएम को हर उस दल का साथ चाहिए होगा जो बीजेपी के विरोध में है। कांग्रेस ने जेएमएम उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने का फैसला अभी तक नहीं लिया है, लेकिन पार्टी के नेता विपक्ष की एकता का हवाला देकर संकेत जरूर दे रहे हैं कि वो जेएमएम उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेंगे। नहीं, महत्वपूर्ण चीज़ मैं निश्चित रूप से राज्यसभा का जो चुनाव उसमें गणित का खेल है, और अभी आज के ये संदर्भ में देखें तो उसमें हम लोग सत्ता पक्ष हम लोग कमज़ोर हैं। बावजूद इसके हम लोग ये चाहते हैं कि इसके माध्यम से विपक्ष की एकजुटता रहे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कैंडिडेट दिया है बड़े दल होने के नाते, और उन्होंने सहयोग की अपेक्षा की है। माननीय हेमंत सोरेन जी से कल मेरी बातचीत हुई, आज भी हमारी बातचीत होगी। एक साझा रणनीति जिसको कहते हैं हम लोग तैयार करेंगे। झारखंड राज्यसभा के इस चुनाव में पाला बदलने वाले विधायकों के मतदान करने और नहीं करने को लेकर भी सियासत गर्म है। जेवीएम अपने बागी विधायकों को मतदान से रोकने को लेकर कोर्ट तक जाने पर विचार कर रहा है। विपक्ष के आंकड़े का हमें लगता है कि वो बराबरी का टक्कर है। जो 6 विधायक कभी जेवीएम छोड़ करके
बीजेपी के पाले में अपना रंग रूप बदला है, हमें लगता है कि वह जेवीएम का ही विधायक है मूलतः, और उनको इसी पक्ष में मतदान करना होगा। वैसे पार्टी से प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन वो अगर मेरे बिना दिखाए अगर वो मतदान करेगा तो हम तो उसमें प्रोटेस्ट करेंगे। झारखंड में राज्यसभा की एक सीट पर बीजेपी के एमजे अकबर का मुकाबला जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी से है। पलड़ा अकबर का भारी है, लेकिन जेएमएम हाजी के बहाने विपक्ष को एकजुट करने में जुटा है। अब देखना है कि इस चुनाव के बहाने विपक्ष कितना एकजुट हो पाता है। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। झारखंड में राज्यसभा चुनाव हमेशा से सुर्खियों में रहा, क्योंकि अब तक यहां किसी पार्टी को अपने दम पर उतने आंकड़े नहीं होते थे कि वो किसी को भी राज्यसभा पहुंचा दे। यही कारण था कि सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से भी एक सीट पर 2 उम्मीदवार हो जाया करते थे, लेकिन इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत है। 43 और आजसू के 4 कमल किशोर भगत की सदस्यता खत्म होने के बाद अब आजसू के 4 ही विधायक बचे हैं। अब बीजेपी और आजसू के सदस्यों की संख्या मिला दें तो बीजेपी के एमजे अकबर साहब के पक्ष में 47 विधायकों का समर्थन हो जाता है। ऐसे में पूरा विपक्ष एकजुट भी हो जाता है तो जेवीएम के हाजी हुसैन अंसारी साहब को 33 वोट मिलता सामने से कम यही दिख रहा है। ऐसी स्थिति में एमजे अकबर की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन तमाम समीकरणों के बाद जेवीएम ने अपना कैंडिडेट उतारा और बीजेपी को वॉक ओवर नहीं दिया। सवाल उठता है कि जेवीएम ने किस रणनीति के तहत उम्मीदवार दिए। सिचुएशन को देखने के बाद कहा जा सकता है कि जेवीएम ने जीतने के लिए नहीं, विपक्ष को एकजुट करने के लिए दांव खेला। क्योंकि आप अगर झारखंड की राजनीति को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे स्थानीयता नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जो अटके हुए हैं। सरकार इन मुद्दों पर आने वाले दिनों में कड़े और बड़े फैसले ले सकती है। अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में सरकार अपने फायदे से या अपने कायदे से फैसला ले सकती है। शायद हेमंत सोरेन को इस बात का इल्म हो और शायद यही वजह है कि उन्होंने आंकड़े पक्ष में नहीं होने के बावजूद भी उम्मीदवार दिया। वैसे भी राजनीति में कुछ होता रहे, अच्छा लगता है। एक विराम ले रहे हैं, लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी भारत की तस्वीर बदलने के लिए गुरुवार को 3 परियोजनाएं लॉन्च की। इनमें 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों के लिए अटल शहरी पुनर्जीवन और परिवर्तन मिशन और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना में बिहार के पटना, बोधगया और मुजफ्फरपुर शामिल है। लेकिन जानकारों को ये समझ नहीं आ रहा है कि राजधानी पटना स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा। देखिए, बिहार की राजधानी पटना का नाम जल्द ही स्मार्ट सिटी की श्रेणी में होगा। बिहार के लोग पटना का नाम लेने और सुनने में फख्र महसूस करेंगे। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पटना का अब तक ना तो कोई मास्टर प्लान है और ना ही पटना सुनियोजित तरीके से विकसित है। अब ये शहर तो ग्रो किया है, लगभग 500 सालों में पाटलिपुत्र से बढ़ते हुए पटना तक आप पहुँचे हैं अर्बनाइजेशन के दौर में। कभी आप ग्रामीण इलाकों में थे, वहाँ से निकल के आप आए हैं। तो इसको विकसित करने में जो प्लानिंग होना चाहिए था, जो रोड मैप होना चाहिए था, जो ब्लूप्रिंट होना चाहिए था, वो तो मुझे शक है कि ये जो आपका अभी स्मार्ट सिटी का है उसका भी ब्लूप्रिंट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यदि ब्लूप्रिंट ही हमारे पास अभी तैयार नहीं है और आधा पंचवर्षीय योजना चला गया तो इसका भविष्य क्या होगा, ये तो लोग ही बता सकते हैं कि उसका स्पीड क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा। दरअसल पूरा पटना 99.45 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पटना में कुल 72 वार्ड हैं। पटना अभी जिन मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है उनमें मास्टर प्लान का अभाव, शहर का बेतरतीब विकास, ठोस कचरा प्रबंधन का अभाव, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम की कमी, लचर ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्था, लचर वाटर सप्लाई सिस्टम और वाटर एयर पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए सिस्टम का अभाव शामिल है। हालांकि टाउन प्लानर अभिषेक कुमार की माने तो पटना की सूरत बदल सकती है, लेकिन इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति और बेहतरीन प्लानिंग चाहिए।
एक समय और एक हमारा डाटाबेस एक प्रॉपर होना चाहिए और समय हमें देना होगा स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। सरकार को भी आनन फानन में ये प्रक्रिया नहीं हो सकती, फिर कोई तात्कालिक हल होगा जिसके अपने रिपरकशंस होंगे और नई कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। केंद्र सरकार 100 शहरों को स्मार्ट बनाने में 7,060 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पटना को भी उसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पुराना बस चुका पटना स्मार्ट सिटी में डेवलप हो पाएगा या फिर इसके लिए नए पटना की तलाश शुरू होगी। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। ये स्मार्ट सिटी जो है वो सुनकर बहुत एक्साइट करता है लोगों को, एक एक्साइटमेंट आती है सुनकर कि स्मार्टफोन जैसे ज़माने में स्मार्ट सिटी भी हो रहने के लिए। और पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे, बार्सिलोना एक ऐसी जगह है जिसे स्मार्ट सिटी में या स्मार्ट सिटी कैटेगरी में कह सकते हैं आप, दुनिया के उस जगह में शामिल है जहाँ पर हर एक आदमी रहना चाहेगा, बसना चाहेगा वहाँ की सुविधाओं को देखते हुए। लेकिन क्या हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ 75 झंझट है, आप जानते हैं कि शहर जो हैं वो संस्कृति से जुड़े होते हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये संस्कृति ही खत्म हो जाएगी तो हम शहर लेकर क्या करेंगे। ये सब एक ऐसा विषय जिस पर कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे मजदूरों के विषय में। ब्रेक के बाद श्रमिकों को उचित मजदूरी मिले, उनका भविष्य सुरक्षित हो और वो सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके, इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें कई योजनाएं बनाती हैं। लेकिन उसके बाद भी श्रमिकों के शोषण की खबरें लगातार आती हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के शोषण की खबरें ज्यादा आती हैं। 2011 में जारी श्रम मंत्रालय की विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक देश के कुल मजदूरों की संख्या का 93% असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है। ये सकल घरेलू उत्पाद में 65% है, जबकि राष्ट्रीय बचत में इनका योगदान 45%। झारखंड में देखिए, कुल मजदूरों का 89.5% असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जबकि 10.5% संगठित क्षेत्र में। झारखंड सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 14 साल से कम उम्र के 5 लाख से अधिक बच्चे बाल श्रमिक हैं, काम करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में लगभग 4 लाख बाल मजदूर थे और 15 सालों में इनकी संख्या घटने की बजाय बढ़ रही है। मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कानून हैं। केंद्र और राज्य सरकार का श्रम मंत्रालय और उसकी एजेंसीज उसकी निगरानी करती हैं। श्रम नीति में पारदर्शिता और बेहतर बदलाव को लेकर एक बैठक हुई। इसमें केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्रियों ने भाग लिया। सभी राज्यों के मंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की श्रम नीति और मजदूरों को काम के दौरान होने वाली परेशानियों पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। झारखंड के श्रम मंत्री राज पालीवार ने खनन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के मुद्दों को राज्य सरकार के अधीन लाने की मांग की। खनन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की समस्याएं गंभीर हैं। भारत वर्तमान में 87 खनिज का उत्पादन करता है। अब समस्या इस बात को लेकर बनी हुई है, झारखंड में या झारखंड जैसे दूसरे राज्यों में। ठीक है, इससे पहले किस पर हम और आगे बात करेंगे। राज पालीवार साहब जो मंत्री हैं श्रम विभाग के, वो उन्होंने क्या कहा वो सुनाएंगे हम आपको। मैंने बताया ना कि खनिज खान एक बृहत दायरा वाला क्षेत्र है झारखंड का, तो यहाँ पे खान पर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण इस मंत्रालय का नहीं है, भारत सरकार के अधीन से चलता है, जिसमें वहाँ पे घटने वाली घटनाएं, वहाँ मजदूरों का शोषण, वहाँ अन्य प्रकार की और असुविधाएं, इसका समाधान हम अपने स्तर से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने ये मांग रखा है वह अधिकार स्टेट गवर्नमेंटों को दिया जाए, सभी प्रदेशों में। ऐसा नहीं है कि झारखंड को ही दिया जाए, जितने भी प्रदेश हैं सभी प्रदेशों में दिया जाए, ताकि उसका नियंत्रण हम लोग ठीक ढंग से कर सकें। खनन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की समस्याएं बहुत सीरियस हैं। अभी आज की तारीख में अगर आप बात करेंगे तो हमारे देश में 87 खनिजों का उत्पादन होता है। देश भर में 559 कोयला खान है, 69 इनका है, जबकि 8000 से अधिक और कोयला खान है। गैर कोयला खान जिसे श्रेणी में रखा जाता है। खनन को एक खतरनाक व्यवसाय की कैटेगरी में रखा जाता है। कोयला खनन दूसरे खनन क्षेत्रों से खतरनाक माना जाता है। ये क्षेत्र पूरी तरह से देखिए केंद्र सरकार के अधीन है। अगर ये क्षेत्र राज्य के अधीन आता तो न सिर्फ मजदूरों को फायदा होता, बल्कि केंद्र पर थोड़ा बोझ भी कम होता। और सबसे अहम बात ये कि वो सभी लोग जो इस देश के विकास में, जो जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में लगे होते हैं और जो एट द एंड घर में कुछ भी कमा कर नहीं जाते, उनकी स्थिति थोड़ी सुधरती। आज दिन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।